नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। आज कुछ अलग तरीके से शुरुआत करना चाह रहा हूं। मैं भूमिका ना बांधते हुए सोचता हूं कि पहले संसद में जो कुछ चल रहा है और मसला या मुद्दा वही है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कुनबे की नाक में लंबे वक्त से दम किया हुआ है। और अब तो जो मोदी जी के मित्र, मोदी जी जिन्हें कहते हैं वो ट्रंप, तो वहां भी वो केस दर्ज है। और मैं बात निश्चित तौर पर करने जा रहा हूं देश के वो ऐसे उद्योगपति जिनको लेकर काफी विवाद है, बहुत सारी बात है, गौतम अडानी जी को लेकर। तो मैं भूमिका की जगह सीधे पहले जोड़ता हूं अपने पैनलिस्ट को। पैनलिस्ट हमारे जुड़ गए हैं हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अजय शुक्ला जी हैं, धनंजय कुमार सिंह साहब हैं, साथ साथ हमारे हैं रविंदर सिंह शौरान जी और संजीव चंदन साहब और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सुधांशु कुमार जी। मैं शुरू करता हूं जो मैं चल रहा है, जिस तरीके का मैंने बात कही कि नाक में दम कर रखा है। और आज तो संसद में जो नजारा था, हमने वो देखा कि अभी कुछ देर पहले जब महाराष्ट्र पहुंचे प्रधानमंत्री जी, वो जो महाराष्ट्र में जो जीत दर्ज हुई है, जीती है जो महायुति और उसके जो मुख्यमंत्री पद की शपथ, उनके चेहरे पर तनाव, उनके चेहरे पर वो भाव जो एक इस मौके पे तो कम से कम कहीं एक माहौल जो रहता है खुशनुमा होता है, कहीं उनके चेहरे पे जो एक चमक एक रहती है, वो तो 2024 के चुनाव नतीजों के बाद से ही चली गई थी। लेकिन आज जो दिखा, तो दिखा कि साहेब साहेब बेहद बेहद परेशान हैं, दुखी हैं। और जो महाराष्ट्र में उनके लिए जश्न का मौका था, उसे सुबह ही कहीं ना कहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेस कुनबा विपक्ष ने धराशायी किया, उनको बहुत मुश्किल में डाला दिखा। मैं शुरुआत वहीं से करता हूं कि आज क्या कुछ हुआ है संसद में। पहले उसे उस वहां नारे जो लगे उन्हें देखिए, सुनिए, फिर जो उसके बाद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया है वो देखिए, और फिर कई निरीहता में दिखाऊंगा कि जो किरण रिजिजू हैं, संसदीय कार्य विभाग जिनके पास है, वो भी कैसे हेल्पलेस से नजर आए। हम सबको देखते सुनते हैं, आसंदी को भी हम सुनेंगे, लेकिन पहले वो नारे सुनिएगा। Down, 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 down. Shame, 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 shame. Down, 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 down. Shame, 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 shame. Bye, 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 bye. जनाब, ये लोग उसको छोड़ने रहे। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, खाली करो, खाली करो, खाली करो, खाली करो। अरे ऊपर देखो, अरे नीचे देखो, अरे सीपोर्ट देखो, अरे एयरपोर्ट देखो, वो पेट्रोल डाल देखो, अरे हर जगह, अरे अदानी है, अदानी हर जगह। एक और है, इसी से आगे है, यही सब जो चल रहा था वही उसी का अगला। देखो अदानी, बिजली देखो अदानी, सीपोर्ट देखो अदानी, अरे एयरपोर्ट देखो अदानी, अरे अदानी है, अदानी है, अदानी हर जगह है, अदानी है, अदानी वायु में अदानी, अरे बिजली में अदानी, अरे सीपोर्ट में अदानी। ये था, और फिर उसके बाद राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे थे, हम वो भी सुनते हैं। अडानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते, क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। तो बड़ी बात राहुल गांधी ने यहाँ बहुत बड़ी मोदी और अडानी एक है, दो नहीं है, एक है। तो ये बार बार वो जो कहते चले आए वो है। और फिर मैंने जो बात कर रहा था कि जो सदन के भीतर ट्रेजरी बेंच बहुत मुश्किल में थी, और क्या कुछ कह रहे थे किरण रिजिजू, साथ में आसंदी से भी कुछ बात हुई, वो भी सुनते हैं। स्पीकर साहब ने कहा था कि उनका भी मुद्दा सुनेंगे और इस तरफ का भी मुद्दा सुनेंगे, लेकिन उन्होंने रंग बिरंगे कपड़े पहन करके संसद के अंदर आया। नियम जो मिलकर के बनाया था कि हम प्ले कार्ड नहीं लगाएंगे और जैकेट वगैरह वो तस्वीर करके नहीं लाएंगे, इन्होंने नियम तोड़ा है। और दूसरी बात, ये पार्लियामेंट के बाहर ये जो रंग बिरंगे जो नए नए कपड़े पहन करके जो उन्होंने एक फैशन शो शुरू किया है, ये हमारा संसद का गरिमा को गिराता है।
संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक अपील की आपसे कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, जिसमें माननीय लोकसभा के स्पीकर साहब की अध्यक्षता में आप सभी लोग मिलकर के तय करते हैं कि सदन की क्या कार्रवाई होगी। और जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आपने ये तय किया, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आपने तय किया कि हम कल रेल का बिल लेंगे, और कल आपने और सभी दलों के माननीय सदस्यों ने उस रेल के बिल पे आपने सभी ने भागीदार की और सभी ने आपने पार्टिसिपेट किया। अब आप माननीय रेल मंत्री जी का जवाब सुनना है, माननीय रेल मंत्री जी का जवाब सुनना है। तो शून्य प्रहर का समय खत्म हो गया। देखिए, माननीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा था, आपको अवसर मिल चुका है। आपको गौरव गोगोई जी जब निशिकांत जी ने कह लिया था तो उसके बाद आपको अवसर मिला था और आपने संबल का मामला उठाया था, तो आपको भी अवसर मिला और आपको भी अवसर मिल गया। तो मुझे लगता है। अजय सर, सुन लिया आपने। अजय सर, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, और मैं पहले परिचय तो सभी का आप जानते हैं, हमारे जितने पैनलिस्ट हैं सभी जानते हैं उनके, और लंबा दीर्घ अनुभव, लगातार पैनी निगाह नजर रखना और साफ साफ और खरा खरा बोलना। अजय जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। शुक्ल साहब, सड़क क्षमा चाहूंगा, सड़क पर आप अवरोध खड़े कर देते हैं, आप नहीं जाने देते जब यदि वो जाना चाहते। संभल, राहुल और प्रियंका वहां जाने नहीं देते। संसद में आप जो मुद्दे हैं, मसले हैं, चाहे संभल हो और चाहे अडानी हो, ऐसे और जो बहुत हॉट इश्यूज हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, वो करने देना नहीं चाहते। और फिर उसके बाद आप बड़ी बड़ी बातें हैं जो अभी आप सुन रहे थे, चाहे वो संसदीय कार्य मंत्री जो वक्तव्य दे रहे थे, जो आसंदी बात करी थी, कैसे निपटा जाए, कैसे किया जाए, आप कैसे जनता की भी जिनको एक्सपोज कीजिएगा। अजय सर, देखिए, स्वाभाविक सी बात है, लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश में हम उसी तरीके से सारी चीजें करेंगे। तरीके क्या है? तरीके हैं कि आपको सदन के अंदर उठाना पड़ेगा, सदन से बड़ा तो कोई नहीं है, सदन के में उठाना पड़ेगा सदन में। अब सदन में आप चर्चा नहीं करने देना चाह रहे हैं, सदन में आप अराजकता कर रहे हैं। सदन में स्पीकर अपने एक सदस्य को, जो अडानी का एजेंट है, उसका दलाल है, वो निशिकांत दुबे, उसको आप अनुमति देते हैं कुछ भी बोलिए। लेकिन विपक्ष का कोई सदस्य यदि अडानी का आ बोलेगा तो उतने में आप सदन या तो स्थगित कर देंगे या आप उसका माइक बंद कर देंगे, या कहेंगे नहीं, ये कुछ रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। तो साहब, इस तरह से करके आप हरास कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं। नेता सदन होता है, एक नेता प्रतिपक्ष होता है। नेता सदन जो है बहुमत को रिप्रेजेंट करता है, तो नेता प्रतिपक्ष जो है विपक्ष को करता है, क्योंकि वो सत्ता में नहीं आता, तो स्वाभाविक सी बात है अल्पसंख्यक को वो करता है, रिप्रेजेंट करता है। जब यह बात उठाई जा रही है तो वही तो उठाएगा, जिसके हाथ में ताकत है उसका काम थोड़ी नहीं, उसका काम तो है काम करना। जो ताकत में नहीं है वही उठाएगा और वही आपके संज्ञान में लाएगा। वो लाना चाह रहा है, आप बात नहीं सुनना चाहते हो। वो दिखाना चाह रहा है, आप देखना नहीं चाहते हो। वो बोलना चाह रहा है, आप बोलना नहीं चाह रहे हो। ना आप चर्चा करोगे, नहीं ये करोगे। वो घटना स्थल पर जाना चाहता है, जिसको पूरा राइट है। यदि प्रधानमंत्री को अधिकार है तो उसे भी अधिकार है, और वो जा करके जनता के बीच, जनता की, क्योंकि वो जनता को का असली नुमाइंदा होता है, जो नेता प्रतिपक्ष होता है। आप उसे नहीं जाने दोगे, रोक दोगे और ऐसा बैरिकेटिंग लगाओगे, जितनी भारत पाकिस्तान का बॉर्डर मेरे से थोड़ी दूर पे है, आइए 250 किलोमीटर की दूरी पे है, दिखाऊं, वहां भी इतनी बैरिकेटिंग नहीं लगी हुई है। उतनी बैरिकेटिंग अपने देश में, अपने जिस प्रदेश का वो सांसद है, उस प्रदेश में जाने से रोका जाता है। स्वाभाविक सी बात है, जिस प्रदेश का मैं सांसद हूं, उस प्रदेश में हमें बाहरी बताया जा रहा। दूसरी चीज, जो वहां का सांसद है उसके खिलाफ इतनी एफआईआर दर्ज कर दी, कुछ और नहीं मिला तो एक एक्सीडेंट के मामले में फर्जी, 6 महीना पहले कोई एक्सीडेंट हुआ था,
उसमें री एप्लीकेशन लेकर के और उसमें एफआईआर दर्ज कर दी। तो आप सोचिए उसकी आवाज कौन उठाएगा? स्वाभाविक सी बात है, नेता प्रतिपक्ष उठाएगा, उसका दल उठाएगा। अब इन सब को उठाने के लिए हमें जमीन पर जाके चीजें पता करनी पड़ेंगी, लोगों से मिलना पड़ेगा, उनके व्यूज जानने पड़ेंगे। हमें आप वो जाने नहीं दोगे, रोक दोगे तो भारत पाकिस्तान बना दोगे। और जहां आपको ये करना चाहिए, उस बांग्लादेश पर एक शब्द बोलने की प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हो रही है, एक शब्द नहीं बोले हैं। तो प्रधानमंत्री इतना डरपोक, इतना कायर है कि वो बांग्लादेश पर एक शब्द नहीं बोल पा रहा है, उसे ताकीद नहीं कर पा रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने यही बहाना लेते हुए कि वहां अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आपकी हिम्मत उसे कहने तक की नहीं हो रही। दुनिया के दूसरे देशों में सवाल उठ रहा है, ब्रिटेन की संसद में उठा, अमेरिका में आई बात, सब जगह आ रहा है कि हां बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पे हमले हो रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री उस पर बोल नहीं पाता है, वो डरता है। क्यों? क्योंकि यदि बोलेगा तो अडानी का ठेका रद्द हो जाएगा। अडानी का ठेका जरूरी है, हिंदू मरे तो मर जाने दीजिए। तो साहब यह स्थिति है। अडानी पर राहुल गांधी ने सवाल कर दिया, अडानी पर बोल दिया तो सदस्यता चली गई थी, सबको पता है। और उसी गुजरात की अदालत ने किया था ये, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद सवाल उठाए उस जजमेंट पे। फिर आप देखिए उनकी सदस्यता, उनका घर सब छीन लिया। बहरहाल जब वो वापस आए तो फिर उसी पर बोले, तब लग गए कि साहब ये गद्दार हैं, ये जॉर्ज सोरोस हैं, ये है। अडानी भारत है क्या? उनका मुखपत्र आरएसएस का ऑर्गेनाइजर बोलता है कि नहीं, अडानी तो ये भारत बना रहे हैं। वही तो भारत है, वही भारत बना रहे हैं। यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं, अडानी ही मोदी है, मोदी ही अडानी है। और अडानी का भ्रष्टाचार सिर चढ़ के बोल रहा है राहुल गांधी, बाद में बोल रहे हैं, दुनिया बोल रही है। और दुनिया कह रही है इसमें नरेंद्र मोदी का कनेक्शन है, सत्ता का संरक्षण है। माधवी बुच को लेकर के सारे खुलासे हो चुके। दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक के अखबार ने इसको लेकर के खुलासा कर दिया। अब कोई छोटा मोटा वो नहीं है कि कोई भी अरे गहरे, हिंदुस्तान के अंदर 48,000 के करीब अखबार छप रहे हैं। उनमें से किसी, बहुत सारे होंगे जिनके नाम नहीं जानते हैं, लेकिन नामचीन अखबार जो बिजनेस के सबसे बड़ा अखबार है, उसने बता दिया क्या क्या घोटाला है, कैसे कैसे किया गया, क्या सेल कंपनियां है, क्या है। साहब उस पे कॉग्निजेंस नहीं। राहुल गांधी के खिलाफ फ्रांस के एक बिल्कुल चिंटू से अखबार में एक खबर छपवाई जाती है जिसे कहेंगे, और वो राहुल गांधी को वो नहीं कहते, वो कहता कुछ और है। उसे समझाता है आके संबित पात्रा, जिसकी खुद की डॉक्टरी की डिग्री फर्जी। तो साहब सवाल ये बहुत सारे हैं, लेकिन यहां तो सब फर्जी डिग्री वाले बैठे हैं, इसलिए डिग्री पे क्या कहें। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर अडानी पर बोलते ही, और सदन में नहीं तुम बोलने दोगे, सदन के बाहर करेंगे। तो राहुल गांधी ने चुने गए देश के सांसदों के जरिए करके दिखा दिया कि जो 60% जनता को रिप्रेजेंट करते हैं सांसद, वो कह रहे हैं कि चौकीदार ही चोर है, और अडानी की चोरी असल में अडानी नहीं मोदी कर रहा है। इसीलिए मोदी इस खुशी के मौके पर भी बौखलाए हुए से, उनके लोग जैसे सांप निकल पड़ता है बिल से, वैसे ही भाजपाई आरएसएस निकल पड़े हैं बिल से और बड़बड़ा रहे हैं। ये है सर जी। ठीक सर, मैं दोबारा लौटूंगा। रविंद्र सर, आप सुन रहे थे, और ये हम लोग बार बार कहते थे कि जब प्रियंका आएंगी तो शायद 1 और 1 11 जैसी तस्वीर हो जाएगी। वैसे ही कुछ नजर आने लगा है संसद में। और ये जो तालमेल है, या जो ये क्या पहली बार है जिस तरीके की बातें आप कर रहे हैं, आप संहिता तो बहुत सारी है जिसकी दलील अंबिका पाल साहब दे रहे थे, या जिस तरीके से किरण रिजिजू, ये लोग क्या किया करते थे भूल जाते हैं ये लोग। और ये फैक्ट है कि आपने एक शब्द बोला और उसको आप
कार्रवाई से विलोपी थी, आप बाला बाला निकाल दीजिए। आप देश के सामने कुछ आ नहीं, क्या किया जाए, क्या करे विपक्ष? रविंद्र सर। जी नमस्कार। देखिए सर, हम लोगों ने वेस्टमिनिस्टर मॉडल डेमोक्रेसी का अपनाया। सुधांशु जी ज्यादा बता देंगे, वो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं। तो वेस्टमिनिस्टर मॉडल करीब 250 साल से वहां पर पार्लियामेंट है ब्रिटेन में, लेकिन वहां पर एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब संसद को स्थगित कर दिया गया हो शोर शराबे की वजह से। वहां का पार्लियामेंट बड़ा पॉपुलर हुआ, वहां की प्रोसीडिंग्स हमने कई दफा देखी हैं। और आखिरी बार जब रूपर्ट मर्डॉक का एक मामला आया था, आपको याद होगा, उनके ऊपर बड़े एलिगेशंस लगे थे, तो उनको भी हाउस के कमेटी में बुलाया गया था और उनसे बड़ी पूछताछ की गई थी। तो बिल्कुल शांति के साथ वहां पर पूरा कार्रवाई चलती रही। तो जब भारत आजाद हुआ तो हमने उस वेस्टमिनिस्टर मॉडल को अपने यहाँ पे एक्सेप्ट किया। और कांग्रेस पार्टी तो जाहिर है उस वक्त सरकार में थी नेहरू के टाइम, तो तब जो विपक्ष में थे, चाहे वो स्वतंत्र पार्टी थी या जनसंघ था, तो शोर शराबा हिंदुस्तान में जो हुआ उसकी शुरुआत उसी दौर से हुई। तो हमने वो वेस्टमिनिस्टर मॉडल जो है वो हुकूमत ने तो अख्तियार किया, लेकिन प्रतिपक्ष ने अख्तियार नहीं किया। जिस दौर में सुषमा स्वराज, या बहुत नजदीक की बात है, वो तो आपको पता ही है, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, जेटली जी ने जो स्टेटमेंट बोला था उसमें डेमोक्रेसी का बहुत अभिन्न अंग बताया था अगर इस तरीके से हम लोग शोर शराबा करते हैं तो। खैर, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इतने साल से हाउस जब चल रहा था तो विपक्ष लगातार प्रदर्शन करता रहा, बीजेपी भी करती थी, और उनके शोर शराबे के चलते हाउस को अर्जन कर दिया जाता। बहुत सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन ये मुझे लगता है बीजेपी की मोदी सरकार आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जब सत्ता पक्ष की तरफ से हाउस अर्जन किया गया हो, उनके शोर शराबे की वजह से हाउस अर्जन किया गया। मुझे जो पहली घटना इस सिलसिले में याद आती है वो आती है जब भगवंत सिंह मान, जो मुख्यमंत्री बन गए हैं, वो जब सांसद थे तो उन्होंने एक बार पार्लियामेंट के भीतर घुसते हुए एक वीडियो बना लिया था। तो उसको कि इस तरीके से गेट खुलता है और हम लोग ऐसे अंदर जाते हैं, तो उसको पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हाउस ने बताया, और उसके बाद बीजेपी के सांसदों ने शोर मचाया और हाउस 2-3 मिनट के बाद एडजन कर दिया। तो ये मुझे लगता है पहला ऐसी घटना हुई थी देश में जब संसद में सत्ता पक्ष के उस वक्त पे 272 विधायक सांसद थे, 272 के आसपास सांसद थे, उन सांसदों ने शोर शराबा किया और हाउस को एडजन कर दिया गया। उसके बाद ये एक परिपाटी बन गई कि जो मुद्दा बीजेपी के लिए अनकंफर्टेबल है उसमें शोर शराबा करवाओ और उस पर बहस ना करनी पड़े, इसके लिए हाउस को तुरंत अर्जन कर दें। पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में जो हमने घटना देखी है वो देखिए, मंडे तक का, पिछले 5 दिन और मंडे 6 दिन लगातार हाउस अर्जन हुआ, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 7 मिनट चला। बिल्कुल। उसमें विपक्ष का तो किसी नेता का बयान ऑन रिकॉर्ड आया ही नहीं अभी तक। उनका तो कोई भी ऐसा बयान नहीं है जो रिकॉर्ड में गया हो। तो जब रिकॉर्ड में कोई बयान गया ही नहीं है तो शोर शराबा करने भर की वजह से, और बिल्कुल इनिशियल 2-3 मिनट होती है उसमें तो बातचीत की जाती है, उनसे मान मनोबल किया जाता है। और इंपॉर्टेंट बात एक और बताऊं आपको संजीव जी, सवेरे 10 बजे फ्लोर लीडर्स की मीटिंग होती है स्पीकर के साथ और चेयरमैन के साथ। उसमें यह तय कर लिया जाता है कि आज के दिन किस तरह की प्रक्रिया चलाई जाएगी। तो उस बैठक में जो बीएससी की बात कह रहे थे ना जगदम्बिका पाल जी, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है वो तो ये एडवाइज करती है कि इस मुद्दे पर 4 घंटे, 5 घंटे या 7 घंटे डिस्कशन करेंगे। वो डिस्कशन जब करने का मौका आता है तब हाउस एडजन कर दिया जाता है। तो बीएससी की मीटिंग होने भर से अगर डेमोक्रेसी का किसी तरीके से मुकुट ऊपर होता होगा फिर तो बात अलग है, लेकिन हाउस में जब आप डिस्कशन नहीं करते हैं तो उसका ऑल्टरनेट क्या है? उसका ऑल्टरनेट है कि संसद से लेके सड़क तक, जो सड़क जो है जहां पर हमने देखा कि गोल दायरा बना के वो लोग मोदी सरकार के खिलाफ शेम शेम के नारे लगा रहे हैं, अब उस पर आसंदी का जोर नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि वो सदन के बाहर की जो है प्रक्रिया है। सदन के बाहर मीडिया है, सदन के बाहर जनता है, और सदन के बाहर की इस प्रक्रिया को रिकॉर्ड में लेके आने से रोका नहीं जा सकता है। तो इसलिए उनके पास केवल एक ही ऑल्टरनेट बचा है कि जो मुख्तलिफ मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर चर्चा जनता के साथ अगर करनी है, जनता को दिखाना है कि विपक्ष ये मुद्दे हाउस के भीतर भी यही मुद्दे उठाना चाहता है, लेकिन हाउस में क्योंकि वो लोग मेजॉरिटी में नहीं है और इस वजह से जो आसंदी है वो उनको अलाउ नहीं कर रहे मुद्दे उठाने के लिए, इसलिए वो मजबूर है कि वो सदन के बाहर आके ये बातें करें। और उसके बाद क्योंकि देखिए 10:30 बजे के आसपास अब ये रोज होता है कि वो लोग सड़क पे
पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे आके और वहां पर प्रदर्शन करते हैं। और जिस तरह के नारे लगाए गए थे, आज वो देखिए हर अखबार की हेडलाइन है, टेलीविजन में हम लोग उसको देख रहे हैं। सदन के भीतर सबसे बड़ा कद नेता सदन के बाद एलओपी का होता है। अब एलओपी को भी बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो एक बात बताइए, फिर मेरी आवाज उठाने के लिए मैं क्या करूं? मैं तो वही संसद वही जा नहीं सकता हूं। मेरी सदन में आवाज उठाएगा कौन? और अडानी तो एक व्यक्ति है या एक कंपनी है। अब एक कंपनी अगर इस मुल्क में कोई करप्शन करती है तो उसको जनता के सामने लेके आने का सबसे बड़ा हथियार दूसरा क्या है सदन के अलावा? बिल्कुल वाटर बिल्कुल गेट का जो स्कैंडल अमेरिका में हुआ था, क्या वो संसद के पटल पे उस पर बहस नहीं की गई थी क्या? और ऐसा कौन सा इंसिडेंट हिंदुस्तान में इसके पहले हुआ? 2G जो इतना बड़ा स्कैंडल स्कैम माना गया था, कोयले घोटाला इतना बड़ा हुआ था, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, उन तमाम मुद्दों पर संसद के भीतर चर्चा की गई थी। उन तमाम मुद्दों पर कितने सारे हमने देखा कि सदन में वॉश आउट कर दिए गए थे पूरे के पूरे सेशंस, और उसके बाद जेपीसी बनी थी 2G पर। लेकिन आज उस मुद्दे तक पहुंचना ही नहीं हो पा रहा है। इतनी तमाम प्रयास करने के बावजूद भी सदन की जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई कहीं चलती हुई दिख नहीं रही है। तो ये बहुत ज्यादा चिंता की बात है। एक तो सदन की जो पहले समय था, समयावधि होती थी, करीब 150 दिन तक हाउस चलता था शुरुआत दौर में, वो रविंद्र सर, घटते मैं रविंद्र सर, मैं वही आप जो कह रहे हैं मैं इत्तेफाक जताता हूं। हम लोग ये देखते हैं कि निरंतर कर वो बैठकें बुलाना ही नहीं चाहते, बुलाना चाहते तो वही कि आप शोर शराबे के आप उसको कैसे भी स्थगित कीजिए, आपको बहुत कंफर्टेबल पोजीशन आपकी वही होती। और जो लोग कहा, अजय सर ने कहा और आप भी जो कह रहे हैं कि आपने अडानी या आ कहा और उसके बाद वो उनको एक अजीब सी स्थिति होती है और वो उसके बाद सारा कुछ वो वहां या तो कार्रवाई स्थगित हो जाएगी या नहीं बोलने देना है, कार्रवाई से निकाल देना। मैं बिल्कुल आपके दोबारा भी लौट रहा हूँ, आप जो चीजें कहना है बिल्कुल। मैं एक धनंजय सर से एक टिप्पणी लेता हूँ। धनंजय सर, जो हम हालात में पूछ रहा था वो कि 1 और 1 11 वाले, अब बहुत मतलब ये है कि एग्रेसिव अंदाज और बड़ा है, आक्रामकता और बड़ी है, और उसके साथ साथ चर्चा तो कराने की उम्मीद नहीं है उनके लिए। सबसे ज्यादा कि ये चर्चा होगी जो बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई दोनों एक हैं, अपने जांच का आदेश कौन करेगा, अपने ऊपर कार्रवाई कौन करेगा। तो ये जो स्थिति है, इन पर आपकी टिप्पणी धनंजय सर। देखिए, संजीव भाई अलग पिच पे जाएंगे, हम उनके अपोजिट पिच पे है ना। मैं बताता हूँ। एक तो ये मान लीजिए कि जब से मोदी जी आए हैं संसद में प्रणाम करने के बाद, लोकतंत्र उसी दिन खत्म हो गया, संसद की भूमिका भी खत्म हो गई। ये 11 साल हुए, हम अभी भी संसद में बहस हुई, संसद में फलाना हुआ, हमारा देश लोकतांत्रिक है, संविधान चल रहा है, ये शब्द हम बोल रहे हैं, ये अपने आप में मतलब समझिए हम झूठ बोल रहे हैं। हमको झूठ बोलने की आदत हो गई है, क्योंकि अभी झूठ ही चल रहा है तो हमको भी लग रहा है कि झूठ बोलते हैं। अगर कोई इकलौता आदमी है जो लोकतंत्र की बात को रख रहा है, लोकतंत्र है इस देश में, इसको अगर कोई सच्चा साबित कर रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी। राहुल गांधी इस तरह से, अगर राहुल गांधी को हटा दीजिए, पूरे 11 साल का कार्यकाल आप देख लीजिए मोदी जी का, राहुल गांधी को हटा दीजिए और उसके बाद आप देखिए कि संसद किस तरह से चल रही थी, देश किस तरह से चल रहा था। पूरा सत्ता पक्ष का एक टारगेट है राहुल गांधी, राहुल गांधी के अलावा कोई टारगेट है नहीं। मतलब देश अगर गलत रास्ते पे जा रहा है, देश को आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है, उसको रोकने वाला कौन है? राहुल गांधी। आज निशिकांत दुबे ने जो बकवास की, उसको बकवास बोलता। जी आप अडानी पर, जो इसी देश का नागरिक है, उस पर एक शब्द बोलते ही आप संसद को बंद कर देते हैं, ताला लगा देते हैं। और वो आदमी सोरोस फाउंडेशन, फलाना ठिकाना चिलाना, जितना उल्टी कर सकता था वो सब किया, सब रिकॉर्ड हुआ, सब दर्ज हुआ ना, संसद की कार्यवाही में सारा दर्ज हुआ। ये क्या बतलाता है? अभी ये जो आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो बोलते हैं बाबर की औलाद। किसको बोलते हैं? कौन है बाबर की औलाद? बाबर के बेटे को जरा ढूंढ के बताएं कौन बाबर का बेटा था। तो ये भाषा, ये जो संसद में व्यवहार, और संसद में बहस होती है, मैं ये मानता नहीं। संसद में जो सत्ता पक्ष बोलना चाहता है वो बोलता है, बाकी के बोलने का कोई अर्थ नहीं है। रिकॉर्ड में भी डालने की बात सोच रहे हैं कि संसद के रिकॉर्ड में दर्ज हो रहा है, तो राहुल गांधी जो संसद के बाहर आज किया वही दर्ज हो रहा है। आप ये गौर कीजिए कि संभल वाले प्रकरण पे ये जो संसद वापस चलने लगी, उसमें कहा गया कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो, उन्होंने बैठ करके लोगों से, विपक्ष के नेताओं से बात की और कहा कि देखिए ठीक है, संभल पे बोल लीजिए, मणिपुर पे बोल लीजिए।
और तैयार हो गए। समाजवादी पार्टी और टीएमसी जो है मान गई कि हाँ हम संसद चलने देना, अडानी को छोड़ देते। संभल पे क्या बोले अखिलेश यादव, जरा मुझे समझाए कोई कि संभल पे बोल करके क्या हुआ, मतलब ये खाना पूर्ति से आगे क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, कोई बहस हुई क्या, क्या किसी व्यक्ति ने बोला कि हाँ लोकसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि हाँ जो संभल में हुआ वो नहीं होना चाहिए, जो चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि ये बाबर की औलाद है, ये फलाना है, क्या ये बोला जाना चाहिए? आप लोकतंत्र इसको कैसे मानते? अभी जो है महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री ने शपथ ली, शपथ लेने से पहले क्या क्या किया, वो सिद्धि विनायक मंदिर गए, वो फलाना मंदिर गए, वो गाय को अपने बंगले पे मंगवाए, गाय की पूजा की, फलाना किया। अब बताइए कि ये कैसे आप बोलेंगे? फिर वो शपथ ले रहे हैं कि मैं जो है शुद्ध अंतःकरण से संविधान, काहे के लिए बोल रहे हो यार, क्यों झूठ बोलते हो? और हम लोग भी जो है ना ये 11 साल से एक ही बात दोहरा रहे हैं, मोदी जी बेड़ा गर्क कर रहे हैं, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, लेकिन देश के नागरिक क्या चाह रहे हैं? बहुमत है ना, तो बहुमत तो राहुल गांधी के साथ हम इसलिए खड़े हैं कि राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जो अकेला लड़ रहा है, इतना अपमानित, इतनी गालियां आपके चाहे वो कमेंट बॉक्स में हो या संसद के बाहर या उस पर देख लीजिए, संसद के भीतर देख लीजिए, राहुल गांधी को गाली देने के अलावा ये 11 साल में लोकतंत्र के नाम पे कुछ नहीं हुआ। तो मैं कहूंगा कि राहुल गांधी लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब प्रियंका गांधी के आने से कितना अटैक होगा ये नहीं मुझे पता, लेकिन राहुल गांधी, अभी तो एक मैं पढ़ रहा था, एक जो महान पत्रकार इस देश के गटर मीडिया ने पैदा किया, उसमें से एक बोल रहा था, कोई सिन्हा, क्या सिन्हा तो उसका नाम है, बोला कि अब जो है प्रियंका गांधी देखिए राहुल गांधी को ये दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। अब यार क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कहिए कि चारण बज रहा है, गुजरात में चारण बड़ा हिट है, वहां के चारण जो है बड़े अच्छे माने जाते हैं गायकी में। तो चारण बज रहा है, गीत गाते रहिए, ढोल बजाते रहिए, आदिवासियों को पीटते रहिए, उसके माथे पे पेशाब करते रहिए, दलितों को कूटते रहिए। अभी उत्तर प्रदेश में सवर्ण जो मौर्य को किस तरह से मारा लोगों ने, तो मौर्य पीटते रहेंगे। 69,000 शिक्षक बहाली में जो आरक्षण का घोटाला होगा वो चलता रहेगा, लेटरल एंट्री से आरक्षण का घोटाला होगा, चलता रहेगा। और जो है हम बनाएंगे कि देखिए मध्य प्रदेश में यादव जी को बना दिया, ओबीसी को मुख्यमंत्री बना दिया, दिल्ली में ओबीसी प्रधानमंत्री हैं, ये सब गीत गाते रहेंगे। बाकी ओबीसी को क्या मिला, दलितों को क्या मिला, आदिवासियों को क्या मिला, वो पढ़ते रहिए उधर कहीं कोने में जी। तो मुझे लगता है कुछ होना जाना नहीं है, गीत गाते रहेंगे। राहुल गांधी लेकिन ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, वो दर्ज होगा इतिहास में। मोदी जी का दर्ज किस तरह से होगा, राहुल गांधी का किस तरह से दर्ज होगा, वो हम पढ़ेंगे 10 साल बाद। बिल्कुल बिल्कुल, मैं संजीव सर के पास जाता हूं। आपने कहा कि आप जो बोल रहे हैं उससे शायद इत्तेफाक नहीं जताएंगे, अपनी बात को बिल्कुल स्वतंत्र रखेंगे। सवाल बड़ा यह है संजीव सर कि देखिए वो अपना काम निश्चित तौर पे करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अलावा कर क्या सकते, जो हमने शुरुआत की। और दूसरा ये है कि अब तो अमेरिका में तो मामला ही दर्ज हो गया है, फिर इसके बाद जो आप इतना छुपाना, इतना उस पर पर्दा डालने का प्रयास, चर्चा तक नहीं करना, आप केवल आप कह लीजिए बातें करना और फिर निकल जाना और विपक्ष को दोष देना कि विपक्ष ये कर रहा है, विपक्ष ये सही नहीं कर रहा है। मैंने जैसे कहा, आप सड़क पर उनको रोड़े बिछा देते हो कि आप नहीं जाओगे संभल, इधर आप आते हो तो चर्चा पे आप वहां भागते हो, नहीं करने देते हो। और बाकी वो निशिकांत दुबे की जो बात, वो तो कह रहा है कि विपक्ष सरकार को गिराना चाहता है। ये भी अद्भुत है, जो सरकारें गिरा गिरा कर सरकारें बनाता चला जा रहा है या बनाई है उसने सरकारें, वो ऐसी बात कर रहा है तोड़ तोड़ कर। आपकी प्रतिक्रिया संजीव सर? सर देखिए, अरुण जेटली एक बात कहते थे, उनके दो, बल्कि आज तो 2 संदर्भ हो जाएगा। एक संदर्भ था उनका कि अब ये न्यू नॉर्मल है। तो जब से मोदी जी आए हैं और जब से ये सत्ता आई है, तब से बहुत सारी व्यवस्थाएं न्यू नॉर्मल की तरह हो गई। और ये जो संसद का सीन है वो उसका एक, और खास करके सरकारी पक्ष का अपना एक एटीट्यूड होता है कि संसद न चलने दिया जाए। कई बार ऐसा हुआ है, आमतौर पे पहले भी इस तरह के लॉकजैम होते थे, और उसी पर उन्होंने कहा भी था, अरुण जेटली ने ही कहा था कि कई बार संसद को स्टॉल करना, संसद में विरोध करना, हंगामा करना और संसद को बंद करा देना, कार्रवाई बंद करा देना, ये भी लोकतंत्र का ही एक हिस्सा है। ये अभी अरुण जेटली का ही कहा हुआ है। लेकिन उस दौर के लॉकडाउन के दौरान ये होता था कि फ्लोर लीडर जो है उसका, वो कोशिश करता था सब सारे दलों के साथ, और सबके बड़े अपने रिश्ते होते थे, सबके अपने अपने एक ये रिश्तों का अपना एक लिंक होता था, और इस तरह से संसद चला करता रहा।
तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये व्यवस्था बीजेपी ने धीरे धीरे कमजोर कर दी है। जब पूरी तरह जब उनका ये होता है तो सत्ता पक्ष अपने हिसाब से संसद को स्टॉल करता रहता है। दूसरी बात यह है कि जब मसला अडानी के ऊपर उठा है तो जेपीसी की मांग को लेकर पहले भी जेपीसी की मांगे रही और संसद ऐसे ही होता रहा, अंत में बना जो रविंद्र जी ने कहा 2G को लेकर के, ऐसे कई जेपीसी बने। जेपीसी के अंत ये होता है कि जो बहुमत वाला है वो उसको आने नहीं देता कायदे से, लेकिन उनका फायदा ये हो जाता है कि डॉक्यूमेंट चीजें सामने आ जाती हैं, मिनिमम प्रोसीडिंग का ये हो जाता है। और संसद में डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो कहां होगा। इसलिए हाथ से मुझे लगता है कि मांग जो है कांग्रेस की या राहुल गांधी की वो बेहद जेन्युइन है और इस पर तो होना ही चाहिए था। बल्कि भारत की संसद को एक एग्जाम्पल पेश करना चाहिए था कि भाई भारी संसद में पूछ लो, भारी संसद में ही प्रोसीडिंग हो जाए तो क्या दिक्कत है। तो ये तो है अडानी के मसले पे। दूसरी बात की देखिए जो धनंजय जी बोल रहे हैं उस पिच पर मैं आता हूं। मैंने शुरू में भी कहा था कि आपको ये करने के लिए दोनों व्यवस्था है, एलओपी भी एक व्यवस्था है और प्राइम मिनिस्टर भी एक व्यवस्था है। तो उन दोनों व्यवस्थाओं को अपने हिसाब से काम करने की जरूरत होती है। आपको ये करने के लिए, खासकर तब जब आप इंडिया गठबंधन के स्वरूप में हैं, तो जो जिन नेताओं की मांग रही है, इवन इस पहली बार है कि अडानी के मसले पे लेफ्ट भी पीछे है। और आपको पता होगा केरला में जो अडानी के साथ जो समझौता हुआ है, तो जब बात की जा रही है ये सब बातें, तो एक दूसरे को एक्सपोज क्यों करना। ममता बनर्जी कह रही हैं, और ये जब संभल का मुद्दा आया, सदन में आया, तो उसको डिस्कस करने दीजिए। धनंजय जी जो कह रहे हैं कि सदन में डिस्कस करने से कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। सदन तो सबसे सुप्रीम जगह है जहां डिस्कसन होना चाहिए। नहीं, हमने कहा डिस्कस हुआ नहीं, खाली उन्होंने एक लेटर की तरह पढ़ दिया अखिलेश यादव ने, उसके बाद क्या बात हुई। अब अखिलेश जी कुछ मसलों पे, चूंकि उसमें टेक्निकल मसले भी थे, तो उन्होंने लेटर की तरह पढ़ा और बाजप्ता उन्होंने स्टैंड लिया, अच्छा स्टैंड लिया। उनके लोग जा रहे हैं, लोकल भी जा रहे हैं, सब में उनकी अपनी सीट है, तो वहां तो संभल वाले में तो क्वेश्चनेबल नहीं है बहुत अखिलेश जी। मेरा ये कहना था कि ये नेता विपक्ष का ये काम था संजीव सर कि आप एक कॉन्सेंसस बना करके इस पर काम करते। लेकिन अब देखिए, अब राजनीति हो गई है फ्लैट। इंडिया गठबंधन नाम की चीज अब आपके दिमाग में है और मेरे दिमाग में है। मैं क्षमा चाहता हूँ संजीव सर, हमने देखा है कि आप तय कुछ होता है, जो भी रविंद्र सर कह रहे थे कि होता है वहां उस कक्ष में होता है, चाहे वो अध्यक्ष जी हो या और, सब कुछ तय करते हैं। लेकिन बाद में आप हाउस में आके सब चीजों को पूरी तरह पलट जाता है आदमी वहां, वो उसमें वो आत्मा आ जाती है। आसंदी अब वो नहीं रही है। बहुत क्षमा चाहता हूं, हमने बहुत आसंदी को देखा है, फटकार लगाते देखा है। हमने मध्य प्रदेश विधानसभा को मैंने कवर किया है, छत्तीसगढ़ को किया है, फटकारती थी आसंदी की नहीं ये लाइए, बिल्स वापस करते देखे सरकारों को फटकार लगाने के साथ। और किसने, उसी सरकार जो एक पूरी मेजॉरिटी वाली सरकार है, उसका अध्यक्ष कह रहा है कि नहीं आप जाइए, इसको ठीक से लाइए। ये भी दौर था और ऐसा संसद में भी हुआ है। ये न्यू नॉर्मल का जो प्रोसेस है उसमें तो है ही कि अपना लोकसभा अध्यक्ष जो है वन ऑफ द मतलब एक उसका चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, अध्यक्ष लोग चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। धनखड़ साहब को लेकर क्या क्या चीजें हैं देखा वो है कर रहे हैं। धनखड़ साहब को राज्यसभा की स्थिति यह है कि जब तक 10 मिनट धनखड़ साहब पहले शुरू में बोल न ले, फिर जब कोई प्रतिपक्ष का नेता बोल रहा हो तो उसको कई सारे उंगलियां ऐसा न कर दें, बीच बीच में इतना ज्यादा न बोल दें। तो ये सब तो है, यही तो हुआ है ये जो। लेकिन ये जो प्रसंग है उसमें देखिए, अखिलेश बाहर आकर बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी बात कर रही है, यानी जो अंदर फ्लोर में तय हुआ है, जो जगदम्बिका पाल कह रहे हैं, पुराने लीडर हैं और वो मोदी काल के लीडर नहीं है, तो वो सब जो बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि बात होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। लेकिन मैं इससे ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आज जो हुआ सदन में वो नहीं होना चाहिए था, सदन के बाहर वो है। ये हो क्या रहा है संजीव सर, ये हमारा आपका काम है उसको एनालाइज करना, वो मैं करना चाह रहा हूं। मैं करना चाह रहा हूं कि अब जो है राजनीति में इंडिया गठबंधन हमारे आपके दिमाग में, बाकी इंडिया गठबंधन नाम, चुके अब राजनीति स्थिर हो गई है, अब ये चलेगी सरकारें। 2 चुनाव है जो दिल्ली और उत्तर यहाँ है। कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रही है क्योंकि उसका अब और कहीं चुनौती नहीं है। और ऐसी स्थिति में आप देखिए, ममता बनर्जी ने स्पष्ट कह दिया कि भाई हमारा तो कहीं गठबंधन ही नहीं है, हम तो बाईपॉल में आपने दे दिया हमारे खिलाफ। तो ममता बनर्जी अलग हो गई, आम आदमी पार्टी अलग हो गई है, और ये तो कांग्रेस अपना पीछ कायम करती है, ये भी जरूरी है। अडानी इशू बहुत महत्वपूर्ण इशू, हम इसका विश्लेषण करें तो ये उन्होंने कर रखा है। कुल मिलाकर के अब पार्टियां तो ऐसे ही चलेंगी 2-4 साल, तो अब सरकार ये राजनीति ये होगी।
इसमें नेता प्रतिपक्ष को भी बहुत खूबसूरती से अपने को नेता प्रतिपक्ष की तरह व्यवहार में लाना होगा। ये बेहद जरूरी है। कैसे लेके आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस की दुकान बंद कर दीजिए, वो तो जरूरी है, वो तो आप अच्छा कर रहे हैं कि अभी जो कर रहे हैं। वो टकराव भी होगा, अखिलेश जी हो सकता है बाहर हो जाए, कल रामगोपाल यादव ने भी बोल दिया। ये सीन तो मैं 5-6 महीने से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश अगला सीन होगा अलग होने का, लेकिन सब होगा। इसके बावजूद फ्लोर में जो है नेता प्रतिपक्ष की अपनी भूमिका होती है। ज्यादा दूर मत जाइए, सोनिया गांधी पर ही रहिए, ज्यादा दूर जाने की क्या जरूरत है। सोनिया गांधी जिस तरह से चीजें करती रही हैं वैसे भी कर लीजिए तो आप लीड कर ले जाएंगे। संजीव सर 2 कदम पीछे हटिए। अडानी मेजर इशू है और अडानी के इशू को लाइए आप। अभी तो सर बजट पे भाषण ये होना है, उस पे होना है, रेल बजट पे। अडानी को बोलिए ना, उसमें कोई रोक नहीं पाए। संजीव तब तक संभल को आपको देखिए, अडानी भी इंडिविजुअल इशू है, संभल भी इंडिविजुअल इशू है, उसको वक्त देना चाहिए आसंदी को। मणिपुर भी ऐसा विषय आप देते नहीं है ना, आप कहते हैं बिल्कुल वही कहता है। बहुत सारे मसले मुद्दे जिसपे देना चाहिए। मैं आपका सुना होगा डॉक्टर सुधांशु जी से एक टिप्पणी हूं। डॉक्टर साहब आप सबको सुन रहे थे, और खास ये कि इसमें बहुत दिन तक बचा नहीं पाएंगे, कितनी ताकत झोंक लें, चाहे वो मोदी हो या उनकी पूरी की पूरी कुनबा हो, पूरा का पूरा दल हो, एनडीए हो। लेकिन अब जो ये मसला है, मामला ये तो गले की हड्डी बना हुआ है, इसको आप बहुत देर तक दूर तक शायद नहीं इसको जज्ब कर पाइएगा, वो गले में फंसी हुई है। आपकी टिप्पणी। एक तो संजीव जी, जो अभी राफेल वाला प्रकरण हम लोगों ने सुना, राफेल में भी कोशिश की गई थी कि भाई भारत ने तो उसको खारिज कर दिया, भारत में उसके ऊपर कोई जांच नहीं हुई। लेकिन फ्रांस में जो वहां का न्यायिक आयोग है, उसने पहली दफा फ्रांस से वो भी रिजेक्ट हो गया था वहां पर भी, और यहाँ पर खूब जो है बीजेपी के लोगों ने शोर मचाया था कि देखो फ्रांस ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। और अभी सूचना आई है 3-4 महीने पहले वहां के न्यायिक आयोग ने दोबारा से उस केस को खोल दिया, क्योंकि वहां का जो न्यायिक आयोग है वो बिल्कुल स्वतंत्र है। उसको वहां के प्रधानमंत्री से या वहां के राष्ट्रपति से परमिशन लेकर काम करने की जरूरत नहीं। अगर वो चाहेंगे तो उनको जो निर्णय करना है, और वो आपको पता है बार बार ये चीजें चर्चा में आई कि भाई वो लोग ये आरोप लगा रहे हैं भारत के ऊपर कि भारत जो है इस जांच में सहयोग नहीं कर रहा। ये भी कोई सबके सामने अखबारों में खूब बड़े पैमाने पे छपा है। आप इसी चीज को अडानी प्रकरण से ले, पूरा डिटेल अगर आप उठाकर देखेंगे, जो आरोप लगे और जो संस्थाएं अमेरिका के आरोप लगा रही हैं, लोग खूब यहाँ पर शोर मचा रहे हैं कि मोदी जी के मित्र जीत गए, फलाना हो गया, ढिकना हो गया। मैं आपको ये बता रहा हूं, जो मैंने जितना रिपोर्ट पढ़ा है, क्योंकि मैं इस पे काफी करता रहता हूं, देखता हूं, मेरा इंटरेस्ट रहता है, मैंने पूरी रिपोर्ट देखी है। और जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मर्मज्ञ हैं, उन्होंने बहुत क्लियर कट बताया है कि मोदी जी लाख कोशिश कर ली, वहां का जो न्यायिक डिपार्टमेंट है वो अगर उनके पास पुख्ता प्रमाण आएगा तो वो छोड़ने वाले नहीं है, कुछ भी कर ले मोदी। और जो आरोप लगे, जो ध्यान देने वाली बात यह है संजीव जी कि जो आरोप लग रहे हैं, और भारत सरकार जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो बयान जारी करके कहा कि वो एक इंडिविजुअल के ऊपर आरोप है, पर खाली इंडिविजुअल के ऊपर आरोप नहीं है। इंडिविजुअल ने भारत सरकार के या राज्यों के मंत्रियों को, राज्यों के ब्यूरोक्रेट्स को घूस दी है, ये आरोप है। एक होता है कि भाई अडानी जी ने अमेरिका में कुछ किया, वो उस पे आप एक कोशिश कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको अपने चेहरे और भारत की इज्जत और सम्मान की अगर तकलीफ होती तो आपको उस पर भी जांच कराना चाहिए। लेकिन आरोप ये है कि भाई जो है दिया गया। डॉक्टर ऐसे पुराने मसलों में कराई है आपने जांच, आपने सारा कुछ किया, लेकिन इसमें तो आप देखिए ये बिल्कुल क्लियर कट कह रहा है कि भाई आंध्रा का जो भी है वो सारा प्रकरण, और एक चीज लोग उस पर आ नहीं रहे हैं। अभी जो तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर थे पहले, आप याद करिए चुनाव से पहले जब वो मोदी जी के ऊपर जब उन्होंने एक बीआरएस बना लिया था भारतीय, लगातार जो अटैक कर रहे थे, उन्होंने एक दो बातें कही थी। और उसको अगर आप अमेरिका वाला जो घटनाक्रम उससे जोड़ेंगे, क्योंकि पता नहीं क्यों इंडियन मीडिया चर्चा ही नहीं करती, वो बार बार ये आरोप लगा रहे थे नहीं कि तुम मेरे ऊपर दबाव बना रहे हो कि अडानी की बिजली खरीदो, मैं महंगी बिजली क्यों खरीदूंगा। यही तो था ना, याद करिए वो जो चीफ मिनिस्टर साहब का वो बयान आकर मीडिया में देते थे, दिखाते थे कि हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप अडानी की बिजली खरीदिए। कुछ देशों ने अडानी से कोई डॉक्टर साहब, कुछ देशों ने साफ किया कि हमने मोदी जी के बिहाफ पे या उनके निर्देशों पे या उनके दबाव में ये की, ये भी संकेतों में संकेत के साथ श्रीलंका ने ओपन में आके कहा, श्रीलंका ने ओपन में आके कहा, रद्द भी किए, कुछ चीजें रद्द भी हुई हैं आपकी। और जो बात आ रही थी कि जांच की, जो आज राहुल जी कह रहे थे कि भाई मोदी और अडानी एक है, सवाल ये है जैसे जो आज इसके पहले जितने जेपीसी हो, मान ली कोयला घोटाला हुआ था मनमोहन सिंह की सरकार में,
तो उस समय तो मनमोहन सिंह जी पे भी आरोप था, तो क्या मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हीं के ऊपर आरोप था क्योंकि मंत्रालय उनके पास था, तो क्या उन्होंने जांच नहीं बिठाई? क्या जांच नहीं हुआ इस देश में कोयला घोटाले के अंदर? तो अगर आप दिक्कत पता है क्या हो गई है? अब एक चीज तो ये है कि पूरी अभी मेरे दिमाग में आ रहा था कि आज के दिन कोई पूछे आप में मैं आप सबसे पूछता हूं आज भारत का सीबी कौन है? हम में से कितने लोगों को उसका नाम पता है? चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया, हु इज मैन? कौन है व्यक्ति? हम तो नहीं जानते, पर इसके पहले की सरकारों में सबको पता होता था कि हु इज सीवीसी। और आपसे और पूछ रहा हूं, सीएजी कौन है आज इस देश का? किसी को पता है क्या? तो जो संस्थाएं भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करती थी उसको हम लोग इतने अपने को प्रबुद्ध कह रहे हैं, उसके बाद हमें नाम तक नहीं पता। और सीएजी की रिपोर्ट तो अभी भी आती होगी ना, ऐसा तो नहीं है कि सीएजी ने रिपोर्ट देना बंद करी, अब इस देश में ऑडिट नहीं होता, ऐसा तो नहीं हो रहा। पर क्योंकि जब आप जबरदस्ती पे, वो कहावत वही हो गई कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जब आप इस चीज पर उतर आएंगे तो आप इस देश में एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट, चाहे जितनी भी संवैधानिक, अभी रविंदर जी भाई कह रहे थे कि भाई संवैधानिक परंपराएं, लोकतंत्र की परंपराएं सारी, तो इन्होंने एक किस चीज को छोड़ दिया? कोई सा ऐसा चीज बचा है जिसपे सारी चीजों, अभी लीडर ऑफ अपोजिशन, आप सोचकर देखिए कि जो अभी रविंदर भाई कह रहे थे, जो शैडो गवर्नमेंट की बात होती थी ना, कि भाई ठीक है जो उधर है उसके बराबर बनेगा, और हर मुद्दे के ऊपर जो लीडर, जो अपोजिशन की पार्टियां हैं उनको वो भी अपने तरीके से अपने व्यक्ति निर्धारित कर लेते थे, फलाना फलाना फलाने मिनिस्ट्री के ऊपर बात करेगा। अब तो बात ही नहीं करने दिया जा रहा। और ऐसे आपको एक घटना बता रहा हूं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, आपको पता है पार्लियामेंट में कभी गया ही नहीं है वो। भारत सरकार का इसकी शिक्षा नीति लेकर आती है ये गवर्नमेंट, और उसको पार्लियामेंट में लेकर ही नहीं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वो लागू है पूरे देश के अंदर। इस इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा इतने बड़े बड़े डिसीजन जिससे पूरे, अभी क्योंकि एक बार जब एजुकेशन पॉलिसी बनती है तो कम से कम 20 साल चलती है वो, और 20 साल की चलने वाली पॉलिसी के अंदर पार्लियामेंटेरियन आपस में डिस्कस भी ना कर पाए और सीधा सीधा वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लागू हो गया। ये हम इस तरह के देश में हम रह रहे हैं, तो पार्लियामेंट्री परंपराओं का सम्मान कहाँ ये लोग कर रहे हैं। और एक चीज जो मैं बड़ी उससे आप कहना चाहता, आप देखिए माधवी बुच तो भारत की है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ आरोप लग रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि माधवी बुच के ऊपर जो राहुल गांधी और पवन खेरा वीडियो बना कर डाल रहे हैं, मैं कहता हूं कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो भाई तुम जब छोटे से राहुल गांधी ने एक छोटा सा बयान दे दिया तो आपने मानहानि का मुकदमा करके उसकी सदस्यता छीन ली। वो व्यक्ति रोज बोल रहा है तो फिर से मानहानि का मुकदमा करो ना, अब क्यों नहीं करते? माधवी बुच की इतनी कैपेसिटी, हिम्मत क्यों नहीं हो रही कि राहुल गांधी और पवन खेरा के ऊपर लगाए? वो क्यों नहीं लगा पा रही है? क्योंकि उसको पता है वो चोर है। और दिक्कत क्या है, देखिए जो संजीव जी प्रॉब्लम पता है क्या आ गई है, ये जो प्रकरण है ना, इस भारत की आम जनता की समझ के प्रकरण नहीं। दिक्कत ये है कि आप जो अडानी प्रकरण की चर्चा करोगे, सेबी की चर्चा करोगे, माधवी बुच की चर्चा करोगे, इस देश का जो 80% व्यक्ति है उसको बहुत ज्यादा वो समझ में भी नहीं आ रहा, उसको पता ही नहीं चल रहा कि देश के साथ हो क्या रहा है, किस तरह की लूट मच रही। तो आप जो मुद्दे उठा रहे हो वो जनता को इतनी समझ में नहीं आती। जनता को सीधी सीधी बातें समझ में आती है, कटोगे तो बटोगे, फटा फलाना ढिकना ये लेकर जाते हैं और उनको समझ में आ जाती है, उसके हिसाब से वोटिंग पैटर्न हो रहा है। तो इनको लगता है कि हम इलेक्शन जीत जा रहे हैं, इसका मतलब जनता हमारे साथ खड़ी है। तो अब मेरी जो समझ ये है कि ठीक है आप पार्लियामेंट में उठाइए, हमारा जो है, तो कहते थे भाई लोकतंत्र का मंदिर है, मोदी जी जो है सीढ़ियों की वंदना करके चढ़े थे, और अभी भी इस बार जब शपथ ले रहे थे तो संविधान को चूम रहे थे। लेकिन हम सबको पता है कि उस मंदिर के अंदर जो बहसें होनी चाहिए थी, जो विमर्श होने चाहिए, तो खत्म हो चुका है और ये होने नहीं देते। तो अब तो वो मान लीजिए कि ठीक है आप कर लिया, आप स्कोर पॉइंट स्कोर हो गए। लेकिन सर पता है अभी जो हालात है उसमें खाली इस पॉइंट के इससे नहीं होगा पार्लियामेंट। अगर विपक्ष चाहता है, और खास करके विपक्ष ही क्यों, इस देश को बचाने के लिए जो लोग इंटरेस्टेड है उन सबको ये प्रयास करने पड़ेंगे कि ये जो 80% लोग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे मुद्दे उनकी समझ में भी नहीं आते और उनको उनके दैनिक जीवन से उनको शायद जुड़ा हुआ नहीं लगता। उनको 5,000 रुपया चला जाता है किसान निधि में, उनको महिला मतलब लाडली बहना में 1,000 रुपया उनके घर चला जाता है, वो उसी को देखते हैं कि भाई सरकार जो है हमारे को डायरेक्टली जो है, ये भी एक अनोखा चीज आ गया। पहले इकोनॉमिस्ट बड़े कहते थे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करो, ये आता था बड़ा मतलब कोई क्रांतिकारी कदम होगा। ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर ने पूरा जो है पॉलिटिकल नैरेटिव भारत का बदल दिया। ये लोग इस पे चर्चा ही नहीं कर रहे कि भैया इलेक्शन से मतलब जिस दिन चुनाव आयोग अपने हाथ में है, ये इलेक्शन होना है, इलेक्शन की घोषणा होनी है, उसके 5 दिन पहले किसान निधि सबको जारी कर दिया जाएगा जिस स्टेट में चुनाव होना है, उसके पहले सबके खाते में पैसे पहुंचा दिए जाएंगे, 1,000 500 की योजना बना के। और जो पहले इनडायरेक्टली पैसा दिया जाता था अब डायरेक्टली घुस दिया जा रहा है, और उसको एक पॉलिसी के तहत आप उसको चैलेंज भी नहीं कर पा रहे। तो उसमें दिक्कत क्या है सर कि अब
ये जो विपक्ष है इसको ऐसे नहीं होगा कि आप खाली पार्लियामेंट में करें, जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा है बाहर आके शोर मचा लें, उससे नहीं हो पा रहा है काम। ये तो हम लोग ने देख 11 साल हो गए, हम सब लोग जो जी लास्ट कह रहा हूँ निरंतर। हाँ, आप करिए, कंप्लीट करिए। बिल्कुल, इनको देखिए क्या करना पड़ेगा कि एक तरह से कहते हैं ना, हर घर में जाकर पहुंचकर समझाना पड़ेगा, और उसके लिए जरूरी यह है कि आप एक मतलब कंटिन्यूअस आंदोलन की घोषणा करनी पड़ेगी। मतलब जी हर सप्ताह, हर 15 दिन में कोई ना कोई एक प्रोटेस्ट हो, और मतलब गली गली तक बात पहुंचे कि भाई राहुल गांधी अडानी प्रकरण उठा रहे हैं, तो अडानी प्रकरण का आपको क्या नुकसान है, जनता को समझ। ये नहीं है कि अडानी प्रकरण से संजीव जी को, सुधांशु कुमार को, या जो लोग यहाँ बैठे हैं, या राहुल गांधी को प्रॉब्लम है, ये नैरेटिव नहीं होना चाहिए। नैरेटिव तो होना चाहिए कि सबको प्रॉब्लम है। अगर आपको आज महंगाई भुगतनी पड़ रही है, आपको नौकरियां नहीं मिल रही है, देश का खजाना जो हम लोग बड़े हमें सिखाए गए थे भाई अंग्रेज लूट लूट कर विदेश ले गए, तो वो चीजें आज हो रही है, उसको तो समझाना पड़ेगा ना जनता, और उसके लिए जनता तक पहुंचना पड़ेगा। नहीं, अजय सर ठीक कह रहे हैं, वो कोशिशें निरंतर कर रहे हैं। और दूसरा एक पक्ष ये भी है कि वही आपने जो कहा, मैं उसमें थोड़ा सा जुड़ना चाहूंगा कि भाई बटोगे कटोगे उसको ज्यादा सूट कर रहा है, उसको नहीं है, उसके घर में रोजगार नहीं है, उसके पास में खाने को नहीं है, वो 5 किलो अनाज पे जी रहा है, वो उसके पास बिजली, सड़क, पानी, तमाम समस्या, लेकिन उसको तो वो क्लिक कर रहा है ना, वो एक चीज। और दूसरी चीज, आप वो ईवीएम माता से कैसे निपटोगे? आपने महाराष्ट्र देखा ना सर, हम तो सभी देख रहे हैं ना, निकल रही है ना चीजें। आपने वो जब बैलेट पेपर से कोशिश की तो आपने नहीं करनी थी। बहरहाल मैं महाराष्ट्र पे आता हूं, मैं अजय सर से शुरुआत करता हूं। अजय सर, हम तो एक तो बॉडी लैंग्वेज हमने आज प्रधानमंत्री जी की देखी, वो मतलब इतनी उनके चेहरे पे नीरसता, बहुत ऐसे मौकों पर कम से कम वो बड़े, आप ध्यान करिए कि जब जीतते हैं और वो होता है तो बड़े उनके चेहरे पे एक अलग किस्म के भाव होते हैं। आज तो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कैसे कैसे भेज दिए गए, एक चीज। और दूसरा, महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से 15 दिन, 10 दिन, 12 दिन लग गए उसमें केवल मुख्यमंत्री के चेहरे को सुनिश्चित करने, तय करने में, और वो हो गया कि चलिए आपने 2 डिप्टी सीएम। इसके बाद क्या, कितना, क्या क्या होने वाला है, क्या संभावना है, इस पे एक एक कमेंट सभी का मैं चाहूंगा। अजय सर आपसे। देखिए, मैं इस पे बोलने के पहले 1 मिनट आपका लेना चाहूंगा कि कल जब राहुल गांधी संभल जा रहे थे, तो राहुल गांधी अपने लिए नहीं जा रहे थे, उसका लाभ भी सपा को मिलना है, क्योंकि वो सीट उन्होंने सपा को दे रखी है, स्वाभाविक सी बात। अब जब वो जा रहे थे तो पुलिस ने रास्ता बंद किया था, राहुल गांधी ने नहीं बंद किया था। वहां जो जाम लगा है, 1 घंटे रहा, 2 घंटे रहा, कोई अखबार लिख रहा है 2 घंटे, कोई लिख रहा है 1.5 घंटे, कोई लिख रहा है कुछ। तो जो 1.5-2 घंटे रहा, उसको लेके इतना वहां पे लोग जो है परेशान हो गए कि राहुल गांधी ये कर रहे हैं तो राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। ये इस देश की जनता है। वह वीडियो देख के अभी 10:50 से लेके वो 12:50, 3 घंटे करीब वहां रहे, और सारी कोशिशों का मुझे सिंगल भेज दे, मुझे अकेला भेज दे, और वहां पब्लिक दोनों को तो मैं यही कह रहा हूं कि मोदी जो नारे लगाते, ऐसे ही कोई आया होगा जो मुर्दाबाद कर रहा है। तो मैं आपको बताऊं, मेरे लिए इतना दुखद था कि आप कहते हैं सड़क पे उतरिए, आप कहते हैं ये, और सड़क पे इकलौता लीडर है पूरे हिंदुस्तान में, जैसा शायद मुझे लगता है धनंजय जी ने भी कहा था और भी लोगों ने कहा है, इकलौता लीडर है जो सड़क पे उतरता है। मुझे एक दिखा दीजिए जब अखिलेश यादव उतरे, एक दिखा दीजिए जब मायावती उतरी हो, एक भी दिखा दीजिए कोई और दूसरा इनमें से नेता हो जो भी विपक्ष में है, चाहे ममता बनर्जी की बात कर लीजिए, चाहे जिसकी बात कर लीजिए, एक भी नेता नहीं उतरता है। राहुल गांधी उतरते हैं। राहुल गांधी लड़ते हैं उन मुद्दों पे जो मुद्दों पे कोई नहीं लड़ता है। अडानी पे जाके हाथ जोड़ लेने की आदत बाकी सब में हो सकती है, 100% नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस तरह से हुआ, विड्रॉ करके भाग गए। क्यों भाग गए इसका मुझे कारण पता है, और इसका कारण खुद 4PM ने भुगता है, इसलिए मैं कह रहा हूं। अब इससे आगे नहीं बोलूंगा क्योंकि यह मित्रता में उचित नहीं है सर। तो बस इतना कह रहा हूं कि वो दाग जबरदस्ती झेला है उसी कारण से। तो जो स्थितियां हैं, अखिलेश यादव का जो रोल था दुखद रूप से है। आप बताइए मुझे कि अखिलेश यादव ने कहा हो कि मैं संभल जाना चाहता हूं, नहीं, उन्होंने अपने जिले का और उसका प्रतिनिधिमंडल भेजने का वो काम किया। आप याद करिए, जब ये इसी उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर चढ़ाई गई थी गाड़ी, अखिलेश यादव घर के बाहर ही बैठे रहे,
प्रियंका गांधी दिल्ली गई थी, वापस उल्टे पांव लौटी, रात भर लड़ते भिड़ते वहां तक गई, बॉर्डर तक पहुंची, पुलिस ने अरेस्ट किया, 3 दिन अरेस्ट रही, वो अलग बात। तो मैं ये उदाहरण के लिए बता रहा हूं। इसी तरह ममता बनर्जी अपना पांव तो प्लास्टर चढ़वा के ड्रामे कर लेती है, इसके अलावा नहीं। राहुल गांधी लड़ते हैं, ईमानदारी से लड़ते हैं, और यही उनकी खूबी है, इसीलिए शायद हम सब उन्हें प्यार करते हैं। बहरहाल बाकी यूनिक सेलिंग पॉइंट उनका यही हमें ध्यान है बस, कि वो बाकी वो कुछ कर पाए न कर पाए, मुद्दे को उठाते हैं। अजय सर मोटरसाइकिल से मंदसौर में घुस गए थे जब किसानों वही मैं कह रहा हूं, हर रिस्क उठाते हैं, जबकि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा यदि किसी एक परिवार को खतरा है तो उसका नाम गांधी परिवार है। बहरहाल अब मैं इससे बाहर आता हूं आपके सवाल पे। नरेंद्र मोदी को इसी राहुल गांधी ने डरा दिया। यही जो राहुल गांधी का चरित्र है, इससे वो डरता है। राहुल गांधी में ही अकेले यह क्षमता है जो छाती ठोक के अडानी को चोर कहने की हिम्मत रखता है, मोदी को चोर कहने की हिम्मत रखता है कि चौकीदार चोर है, और यह हिम्मत किसी और में नहीं। राहुल गांधी में ही यह हिम्मत है कि घर आके, अकेले एक पूरे हिंदुस्तान का नेता था जिसके घर जाके अंबानी ने आमंत्रित किया था, वो अंबानी से मिलने की बजाय उन गरीब लोगों से मिलने चला जाता है, और उस परिवार का एक शख्स अंबानी के यहां नहीं जाता है, और किसी के यहां अंबानी नहीं गया था उनके घर के अलावा। तो यह इस बात का सबूत है कि वो सच में लड़ता है, जबकि उसी की पार्टी में तमाम ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद सोचिए वो अपने घर में भी लड़ रहा है, बाहर भी लड़ रहा है, जनता के लिए लड़ रहा है, हर दुख सह रहा है। जब उत्तर प्रदेश में ही हाथरस कांड हुआ था, वह उस कोविड में जब तमाम सारे अपने घरों में दुबके बैठे थे, वो वहां लड़ने पहुंच गया था। तो इससे आप समझ लीजिए बहुत सारी घटनाएं आप मध्य प्रदेश का जानते हैं, कोई भट्टा परसौल से लेके सारी जानते हैं, अपनी सरकार से भी लड़ने वाला व्यक्ति है। इसलिए राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी डरते हैं, और इसीलिए उनकी भाव भंगिमा बिगड़ी हुई है, क्योंकि राहुल गांधी आज ज्यादा आक्रामक नजर आए। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं महाराष्ट्र पे एक टिप्पणी एक लाइन चाह रहा था कि वहां क्या दिख रहा है, एक छोटी सी टिप्पणी। खैर मैं रवीन जी आपसे पूछता हूं, जो मैंने नहीं, महाराष्ट्र में देखिए उनके पास बहुमत है, सरकार चलेगी। इतनी हिम्मत ना शिंदे की है ना अजीत पवार की है कि वो कुछ चाचू कर पाएंगे। ये ड्रामे सिर्फ इसलिए रहे कि हाँ बस कुछ थोड़ा ज्यादा मिल जाए, थोड़ा कम मिल। ये असल में ड्रामा इस बात का नहीं था कि परेशानी शिंदे अजीत से थी, वहां ड्रामा इसलिए था कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी अपने किसी दूसरे व्यक्ति को बनाना चाहते थे मुख्यमंत्री, और संघ इनको बनाना चाहता था, और इनकी इतनी सारे ड्रामे फेल हो गए जो इन्होंने साजिशें रची, और अंततः बन गया संघ का आदमी, और ये फेल हो गए। एग्री करता हूं कि ये एक बड़ा कारण था रविंद्र सर। लेकिन अभी जो परीक्षा बड़ी एक गंभीर एग्जाम देने हैं, बार बार देने हैं, कुछ बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है, जैसे अभी जो मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होगा, स्थानीय सरकारों का होगा, और वहां जो जातीय समीकरण महाराष्ट्र में रहे हैं कि आप 127 सीटें हैं मराठा, जो अभी महायुति है, और एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री कर दिया है आपने। अपनी कोशिश जो संघ चाहता था वो उस पर मानना पड़ा, जो अजय जी के अनुसार ये है, ध्वनित है, निकलता है कि वहां चली तो संघ की है। मोदी शाह उनके चेहरे के जो भाव भंगिमा कहीं बुझे बुझे से हैं, तो वो एक कारण हो सकता है, वो है उसमें, ऐसा मान सकते हैं। क्या अब कितना सख्त परीक्षा है, और क्या क्या आप देखते हैं एज ए विश्लेषक? बिल्कुल ठीक बात है संजीव जी, क्योंकि बीएमसी का चुनाव लिटमस टेस्ट होने वाला है, और बीएमसी का चुनाव तो प्रस्तावित 2 साल पहले ही था, 2 साल से टाला जा रहा है। तब क्योंकि सरकार शिंदे के हाथ में थी, और ये भी कहा जा रहा था कि वो सरकार जिस तरीके से बनी है उसमें शायद शिंदे के पास ताकत ना हो, लेकिन अब जिस तरीके से भी ताकत जुटा ली गई है, तो पहला इलेक्शन बीएमसी का ही आने वाला है। और ये भी तब आएगा जब बीएमसी का इलेक्शन तब आने वाला है जब पूरे देश में महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव को लेकर, उसके नतीजों को लेकर लगातार संशय बना हुआ है। महाराष्ट्र के लोग, अब हमने देखा वो गांव जिसमें कर्फ्यू लगा दिया गया था, वो
तो ये तमाम चीजों के बीच में वहां पर इलेक्शन होगा, बहुत बड़ी परीक्षा है। अब शिंदे के पास देखिए सीटें तो आ गई हैं, अजित पवार के पास भी आ गई हैं, ये बात सही है, उनके कहीं आने जाने की तो हिम्मत है नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही इतने सारे मसलों में फंसे हुए हैं। लेकिन ये सीटें जो आ गई हैं तो ये वोट भी है क्या इनके पास, अब ये बात तो अभी भी साबित नहीं हो पा रही है। बीजेपी के पास भी क्या वोट है। अब बंबई जैसा शहर है, उसमें कितने सालों से बाला साहब ठाकरे के पार्टी और उनका परिवार का वहां पर वर्चस्व रहा है, क्या वो एकदम धूमिल हो गया या उसमें कितनी ताकत बची है, मुझे लगता है उसका एक बड़ा टेस्ट होगा। और इसलिए सबकी नजरें बीएमसी नगर पालिका के इलेक्शन पर लगी हैं। लेकिन सरकार में जो जिस तरह के लोग हैं या स्टेबिलिटी के लिए तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है महाराष्ट्र की सरकार को, वो तो बहुत सारी बड़ी मेजोरिटी उनके पास है। लेकिन विश्वास का संकट तो बीजेपी इस सरकार के लिए हमेशा बना रहे। महायुति उस विश्वास के संकट को किस तरीके से दूर कर पाएंगे, जनता का भरोसा जीत पाएंगे, क्योंकि बीजेपी की खास बात एक तो है कि वो चुनाव तो सब जगह जीत जाती है, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं है जहां बीजेपी अपने काम के दम पे चुनाव लड़ती हो। तो और ये उसके पहले ये शिगुफे छोड़ दिए जाते हैं कि वो 1,000 रुपया दे रहे हैं या 3,000 रुपये बहन के नाम पे या माँ के नाम पे दे रहे हैं, उसकी वजह से चुनाव जीत जाती है। उसकी वजह से फिर हम जैसे विश्लेषक जो है वो विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं कि भैया उस योजना का फर्क पड़ गया और चुनाव में कोई धांधली हुई नहीं है, और बीजेपी का बड़ा भयारी मैनेजमेंट था, 20-30 हजार उन्होंने बैठकें कर दी थी, छोटे छोटे जातियों के समीकरण कर दिए थे, और उसमें वो तमाम चर्चाएं धूमिल हो जाती हैं। लेकिन सही बात जो है वो तो तभी निकल के आएगी जब जनता जागेगी। एक गांव के लोग तो जाग गए हैं, धीरे धीरे जागना तो सबको ही पड़ेगा सर, क्योंकि जिस तरह की जो रिवोल्यूशन है, जरूरी नहीं है हर रिवोल्यूशन में खून बहाया जाए, लेकिन लोगों को जागृत करने के लिए तो जनता को तो थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। अगर जनता को अब ये भरोसा हो चला है कि उनके वोट सही जगह नहीं जा रहा है, तो जाहिर है खड़ा तो उनको ही होना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कब तक, वो तो खड़ी रहेंगी, खड़ी हो गई है। रविंद्र से शुरुआत हो गई, खड़े हो गए, आप मान के चलिए खड़े हो गए, शुरुआत हो गई, एक बहुत छोटी हो लेकिन है। धनेंद्र सर, इसमें जो बहुत खास है कि जैसे अभी मोदी शाह की जो बात चल रही थी कि बात संघ ने, ये तो एक पहले ये जो महाराष्ट्र जो सबसे महत्वपूर्ण सूबों में एक शुमार है, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा एक संख्या बल के मान से भी, और फिर उसके अलावा व्यावसायिक जो स्टेट है, तो एक उनके लिए, और दूसरा आप जो हमने देखा वो एकनाथ शिंदे तीनों की वो संयुक्त पत्रकार वार्ता, उसमें जो भले ही हल्का फुल्का हंसी मजाक, और साथ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कि मैंने अपनी गाड़ी गड्ढे में डाल दी है, लेकिन मुझे हल्के में ना लीजिएगा, एकनाथ शिंदे का यह बयान, दोनों पर आपकी टिप्पणी। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। एकनाथ शिंदे कहते रहे कि हल्के में मत लीजिएगा, हल्के में तो ले ही लिया गया उनको, तो भारी अब रहे काम। और जिस समय 132 सीटें आ गई बीजेपी को, और जिस समय वो जो है, देखिए बीजेपी का खेल क्या है, बीजेपी, अब हम लोग चर्चा करेंगे, नीतीश कुमार पे जाएंगे 2-4 दिन बाद। बीजेपी की चर्चा क्या है कि पंजाब में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे से बड़ा सपोर्टर बीजेपी का कोई था ही नहीं, और आज जो है वो आए तो बाला साहब जिंदाबाद, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, सबको जिंदाबाद लगा दिया। फिर बीच में टोका गया, रुकिए यार क्या जिंदाबाद लगा रहे, और वो अचानक हकबका गए। फिर वो शपथ पढ़ना शुरू किया। फिर ये देखिए कि आप जो वीडियो देख रहे होंगे उसमें अजित पवार और वो देवेंद्र फडणवीस एक साथ बैठे हुए थे। देवेंद्र फडणवीस के बगल में मोदी बैठे थे, उनके बगल में राज्यपाल राधाकृष्णन बैठे थे, उनके बगल में बैठे थे शिंदे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो वोट नहीं ले रहे हैं, रूठे हुए चाचा जी उधर बैठे हुए, चाचा जी वोट लेने वाले नहीं है, ऐसा लग रहा था। हमें तो यही लगा था, जब उनका नाम लिया गया तब लगा अच्छा ये वोट ले रहे हैं, क्योंकि उन दोनों के कपड़े देखे, शादी में जो कपड़े होते हैं ना, एक घर के कपड़े एक जैसे होते हैं, वो शिंदे के कपड़े अलग थे, उन अजित पवार के और फडणवीस जी के कपड़ा एक ही था, दोनों एक ही कपड़ा सिलाया हुआ था उन्होंने, और खूब हंस पतिया भी रहे थे। उससे हमको तो यही लगा। अब एक और बात समझिए कि काउंटर जो है ना, बीजेपी के पास एक ताकत है कि वो सत्ता में है, अडानी साहब साथ में है, और मोदी जी की वो ताकत है, लेकिन मोदी जी फिर घट गए हैं, तो क्या करें, मोदी जी को तो 3 बार प्रधानमंत्री बन गए, हो सकता है चौथी बार भी बन जाए। धनंजय यही बता दीजिए, यही अदानी का नुकसान है, अदानी के कारण वही वोट लूटा जा रहा है, इसलिए बात की जा रही जी। नहीं, अब वोट लूटा जा रहा है इस पे हम नहीं बोलेंगे कि वो हमारे वहां पे सोलापुर के गांव में लोगों ने महसूस कर लिया क्या हो रहा है, और जो सरकार को एक गांव के 2000 लोगों का वोट, उसके लिए पूरी
पूरा प्रशासन उतार देना पड़ा, पूरी बेइज्जती कराने को तैयार है जो सरकार, उसको क्या बोलिएगा? उसको कुछ, अब मेरे पास शब्द नहीं है उन लोगों के लिए। हम दूसरी तरफ जाना चाह रहे हैं और ये समझना चाह रहे हैं कि जो बीएमसी चुनाव की बात हो रही है, बीएमसी चुनाव में भी वही होगा, निश्चिंत रहे आप। और जो डॉक्टर सुधांशु बोल रहे थे कि 80%, मैं बोलता हूँ 95% लोगों को समझ में नहीं आता सुधांशु भाई कि अडानी का मतलब क्या होता है। 95% को समझ में नहीं आ रहा कि संभल का मतलब क्या हो रहा है। 95% को मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये आरएसएस कैसे मुख्यमंत्री बना देता। आपने जो कहा कि मराठा का इतना वोट, मराठा हमेशा सबसे ज्यादा वोट करते हैं जिस पार्टी को जिताएं, ज्यादा विधायक जीत के आते हैं, लेकिन मराठा को 2014 में भी ठगा, उसके बाद 2024 में भी ठगा। अब अजित पवार भले खुश हो रहे हो कि हम जो है शिंदे को किनारे लगा दिए, शिंदे खुश हो रहे हैं कि हम अजित पवार को कैसे किनारे लगाएं। यही बीजेपी की और आरएसएस की सबसे बड़ी चाल है कि आप ही दोनों भाई को लड़ा देते हैं और वो मस्त तमाशा देख रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस आ जा रहे हैं। ये जो ओबीसी समाज है, जो दलित समाज है, जो बहुजन समाज है, उसको यही समझना है। अगर नहीं समझ पाएगा तो ठीक है, चलने दीजिए। बाकी मुझे लगता है दक्षिण कोरिया में जो हुआ है, दक्षिण कोरिया में जो हुआ है हिंदुस्तान में भी हो सकता है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और उसकी चिंगारी वो सोलापुर का गांव बता रहा है। बिहार के गांव में भी अभी हल्ला मचा हुआ, देखिए कि लड़कियों ने, लोगों ने पुलिस पे जो है पत्थर चलाए खूब, और पिस्तौल के साथ भी लोग डरे नहीं। तो जिस दिन लोग डरना छोड़ देंगे, जिसे संविधान का मान खत्म कर दिया इन्होंने, जिस दिन देश के नागरिकों ने इन पुलिस वालों का, सेना के लोगों का मान छोड़ देंगे, उस दिन क्या होगा वो भगवान मालिक है, पता नहीं क्या। नहीं, आप ठीक कह रहे हो, भयावह होगा। लेकिन देखिए दूसरा ये है कि हम कहते हैं ना कि जितना जुल्म करने वाला उतना सहने वाला। तो हमने देखा था उत्तर प्रदेश में वो महिला अटक गई थी कि बताइए कहाँ है आपके पास गोली चलाने के आदेश, नहीं वोट डालने देना चाह रहे थे उनको। संजीव सर, मैं आपसे एक छोटी छोटी टिप्पणी, क्योंकि मेरा समय बहुत कम है, तो आज जो आपके पलटू चाचा है उनके मन में क्या भाव होंगे? वो चल रहा था कि बिहार मॉडल यहाँ भी लागू करे, वो सिरे से खारिज और होना ही था। जो संख्या वाले बीजेपी तो यही करती है। तो चाचा के मन में दुविधा तो होगी, भले खुश तो दिखते हैं लेकिन सोचते मतलब दिखते कुछ है करते कुछ है, वो अलग मसला है। उस पर आपकी टिप्पणी संजीव सर। नीतीश कुमार। बिल्कुल, ये देखिए वहां बैठे थे नीतीश कुमार, और उनके लिए एक संदेश भी है और ये एक शंका भी है बिहार की राजनीति में, खास करके जब से ये प्रशांत किशोर वाला फैक्टर है। तो ये माना जा रहा है कि ये दोनों को ही नुकसान करेगा, ये तेजस्वी यादव को और नीतीश कुमार को। और वो स्ट्रेटेजिकली देखना है कि वो कैसे, कितनी सीटें कहाँ कैसे दे रहे हैं। तो वो दिन, जिस दिन ये ऐसी स्थिति में, एक बार और भी पहले बीजेपी यहाँ बड़ी पार्टी हुई है, लेकिन वो ऐसी स्थिति में नहीं थी कि अपने बल पे सरकार बना ले। लेकिन आज बीजेपी जैसी, जो महाराष्ट्र में 132-34 के आसपास पहुंच करके महज 10-11 सीटें पीछे रह गए है, वैसी स्थिति में यदि आ जाती है बीजेपी अपनी सारी स्ट्रेटजीज के साथ, तो निश्चित तौर पे नीतीश जी का कार्यकाल का तो एंड हो ही जाना है, इसमें कोई दो मत नहीं। तो वो ऐसा सोच रहे होंगे कि बच्चों कैसे बचना है, देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं आप पे समाप्त यहाँ करूंगा लाकर कि जो भले ही वहां आज जो जश्न हुआ महाराष्ट्र में, सीएम और 2 डिप्टी सीएम ने ओथ ले लिया, आगे जो कुछ सामने आएगा, और वो अडानी की बात हम करिए वो थे भी वहां, तो उनके मन में दुखदुखी तो होगी। वो जो मुंबई पर कब्जा जो है जमीनों पर, जिस तरीके से चाहे धारावी हो और फिर उसके साथ साथ बाकी कुछ, तो इतना आसान नहीं होगा शायद। जो देवेंद्र फडणवीस हैं या जो सरकार होने वाली है आगे शक्ल लेने वाली, बहुत सारी कठिनाइयां। छोटी सी टिप्पणी आपकी। नहीं, अभी देखिए, अभी कोई कठिनाई नहीं आना, मेरी समझ ये है, क्योंकि जिस तरह का उनके पास बहुमत है, 132 सीट अपने पास है। और आपको एक चीज बताऊं, आरएसएस का कार्ड है ऐसा हम लोग मान रहे हैं। तो मोदी शाह जिस तरीके चाहते हैं, तो ये क्या ये संभव होने दिया जाएगा? कुछ ना कुछ पेचबाजी तो संभावित हो सकती है, दिक्कतें आ सकती है, ऐसा मान सकते हैं? नहीं, अभी देखिए संजीव जी, क्या है, एक तो अभी उनको अध्यक्ष का चयन करना है, तो एक झगड़ा तो उनका अलग से पड़ेगा, वो अभी उधर उनका फोकस आएगा। मैं आपको इधर दूसरी दृष्टि, क्योंकि देखिए ये जो शिंदे साहब ये मत सोचे कि मान इसलिए गए कि कोई उन्होंने मतलब मंत्रालय का लोग तो रहा होगा, ठीक है, लेकिन एक डर भी होगा इन दोनों के मन अंदर, अजीत पवार हो चाहे शिंदे साहब हो, कि अगर हम नहीं भी मानेंगे तो हमारे विधायक ऐसे ही तोड़ लिए जाएंगे। उनको दिक्कत कहाँ है, 132 में जोड़ना ही कितना है। अजीत पवार तो वैसे भी है कि आपके ऊपर तो लटका हुआ है, वो चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, सब आपको एक, वो तो है ही। प्लस देखिए, विधायकों को जब पहले भी विधायक तोड़कर उन्होंने सरकार बनाई है पिछली दफा, शिंदे अगर उद्धव ठाकरे को छोड़कर आ सकते तो शिंदे के साथ जो विधायक है वो भी तो उनको छोड़कर बीजेपी के साथ जा सकते। ये खतरे कहाँ खत्म हो गए थे?
और उसके लिए जो सारी प्रक्रिया होनी है, जो सब हथियार पहले आजमाए गए दोबारा आजमाए जा सकते हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि एक जो इनका जो शिंदे साहब जो आज झुके हैं उसके पीछे मेन कंपल्सन यही होगा। उनके विधायकों ने भी उनको इशारा कर दिया होगा जी कि हमको तो इन्हीं के साथ रहना है, कल नहीं तो पता चला किसके घर ईडी पहुंचेगी, किसके घर सीबीआई पहुंचेगी, किन विधायकों के अंदर उनको भी डर होगा ना। तो मेन तो वो है ही। और एक अंतिम टिप्पणी जो नीतीश जी का, चूंकि मैं भी बिहार का रहने वाला हूं, जो नीतीश कुमार 2014 में केवल इस बात से पूरा टाइप तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, भोज जो घोषित है मोदी जी के साथ उसको कैंसिल कर देते हैं। आज बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा चल रही है, गिरिराज सिंह चला रहे हैं उसको। आज नीतीश कुमार की इतनी हिम्मत नहीं बची कि उसके खिलाफ बोल दें। तो उस नीतीश कुमार से हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो कितना नीचे, और पैर छूना, और वो तो रोज बिहार का अपमान कर रहे हैं। किस आधार पर किसी एक व्यक्ति, एक राज्य का चीफ मिनिस्टर उस राज्य का चेहरा होता है, वो किसी व्यक्ति का पैर छू रहा है, इसका मतलब पूरे बिहार को आप उस व्यक्ति के चरण पे लेकर जा रहे हो ना। तो कितना अपमानित हो रहा है बिहार, वो तो हम सब देख ही रहे हैं। उसमें उनसे क्या आशा रख सकते हैं? बिल्कुल। अजय सर, मैं एक लाइन की टिप्पणी आपकी एक चाहूंगा कि जो अभी धनंजय भाई ने कहा कि वो बीएमसी हो, मतलब मुंबई महानगर पालिका हो या बाकी हो, ईवीएम से तो सतर्क रहना पड़ेगा। उस पर बहुत छोटी सी टिप्पणी समाप्त करूं। नहीं, स्वाभाविक सी बात है। देखिए, मैं ईवीएम शब्द नहीं कहता हूं, मैं सिर्फ ईवीएम चुनाव दान लिया ईवीएम। हाँ, मैं यही कह रहा हूं, पूरी चुनाव मशीनरी ही करप्ट हो गई और वो करप्ट है। यदि वो करप्ट ही रही तो स्वाभाविक सी बात है, नतीजे जो धनंजय जी कह रहे हैं, मैं 100% सहमत हूं कि 95% इनके। लेकिन यदि जनता अड़के खड़ी हो गई उस एक गांव की तरह, तो औकात नहीं है इनकी। सबसे बड़ी बात, हमारे देश में सबसे कायर और सबसे मक्कार जनता है। मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, क्योंकि यदि जनता, मैं एक बस खत्म कर रहा हूं कि गांधी तब लड़ पाए थे जब पीछे जनता खड़ी थी। लीडर एक होता है, वो लड़ने निकलता है, बाकी तो जनता करती है। मरे थे, चाहे जहां पर भी हो, चाहे गोरखपुर की बात कर लीजिए, चाहे धनंजय जी के आप लोग बिहार की बात कर लीजिए, हरियाणा की बात कर लीजिए, कहीं बात कर लीजिए, तो मरने वाली जनता ही होती, वही लड़ती है। राजा तो सिंबॉलिक होता है, लीडर सिंबॉलिक होता है। तो राहुल गांधी तो जनता का भी काम कर रहे हैं। खड़े तो आपको होना पड़ेगा, लड़ना तो आपको पड़ेगा। तो ये यदि समझिए, उस गांव के लोगों ने जो हिम्मत दिखाई है, ये देश के कुछ और जगह दिख जाए तो ये कांपने लगेंगे। उतने से छोटी सी आबादी ने डरा दिया है। जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसने दुनिया को बता दिया कि देखिए यहां क्या हो रहा है। वो एक संदेश तो जा चुका है। बेहतरीन अच्छी चर्चा के लिए अजय सर आपका, धनंजय भाई आपका, संजीव सर, सुधांशु जी और रविंदर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। और हम जो आग्रह करते हैं कि चर्चा यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे जाकर अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि आपको चर्चा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन ना दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।